गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसको हम इतिहास के नाम से जानते हैं। और आज ये इतिहास का मेरा पहला दिन है, यानी पहला भाग मैं देने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि परीक्षा में हर कंपटीशन एग्जाम में इतिहास का भी बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें इतिहास इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि हम जिस देश में रहते हों वहाँ का इतिहास हमको पता होना चाहिए। चाहे हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन हर एक नागरिक को अपने देश के इतिहास के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे जानते हैं, थोड़ा सा हम जानेंगे भारत के इतिहास के विषय में। तो पहले हम जानते हैं यहाँ की मान्यताएं क्या हैं। देखिए, भारतीय इतिहास की पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो विचारधाराएं हैं। दो विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? एक धार्मिक मान्यताएं हैं और एक वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, यानी एक आध्यात्मिक और एक वैज्ञानिक। क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय इतिहास के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा भूगोल पे भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। यानी मैं यहाँ आप चैनल पे जो भी सब्जेक्ट दोस्तों पढ़ेंगे पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ सफलता का राज शॉर्टकट नहीं होता है, मैं आपको पूरा विस्तृत अध्ययन कराऊंगा ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो देखते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा हम पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। तो दो मान्यताएं हैं, एक धार्मिक मान्यताएं, एक वैज्ञानिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं से कहीं भी प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं। आध्यात्मिक जो मान्यताएं हैं पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में कहीं भी प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। और धार्मिक मान्यताएं ये हैं कि बहुत सारी मान्यताएं हैं, अनेक अनेक शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में या धार्मिक ग्रंथों में देखेंगे तो कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि पृथ्वी समुद्र मंथन के द्वारा उत्पन्न हुआ, तो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है, तो ऐसे है वैसे, मतलब तमाम तरीके की चीजें हैं। दूसरा चीज, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये मायने नहीं रखता है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला मान्यताएं ये है वैज्ञानिक, कि इस पे बहुत सारे थ्योरी लिखे गए हैं। और आपको पता होगा दोस्तों कि कोई भी चीज हमेशा सत्य नहीं होती है। यानी कि मनुष्य जो जाति है वो शुरू से ही बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का रहा है और वो अपने बारे में, अपने अतीत के बारे में हमेशा जानने की कोशिश किया है। तो अनेक अनेक समय पे अनेक अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। उन मतों के अनुसार जो है उनकी वैज्ञानिक पुष्टि की गई है और उन पुष्टि के आधार पे ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बहुत सारे विवरण और सिद्धांत मिलते हैं, जिसमें एक बिग बैंग थ्योरी भी मिलता है और बहुत सारी परिकल्पनाएं मिलती हैं। तो यहाँ पे माना जाता है कि सभी हमारे जो सौरमंडल हैं वो सूर्य में समाहित थे। कोई नाभिकीय विखंडन होता है जिससे सभी ग्रह अलग हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के क्या करने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। उसी में हमारी एक पृथ्वी भी थी और पृथ्वी जब शुरू में थी तो आग का गोला था। इस पे बहुत हजारों साल लगे, यहाँ पे वायुमंडल बना। वायुमंडल के बाद यहाँ पे घनघोर बारिश हुआ और कई लाख वर्ष तक बारिश होता रहा और पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ऊपर का जो भूप्रॉपर्टी है वो ठंडा हुआ। लेकिन पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है, क्योंकि उसको हम मैग्मा या ज्वालामुखी विस्फोट के समय देख सकते हैं। सियाल सीमा नीफे जो क्रोड है वहां पे आज भी मैग्मा लावा जमा हुआ है। तो ऊपर का पृथ्वी ठंडा हुआ, फिर वहां पे जल महासागर बने, स्थल बने। और जब पृथ्वी के सारे स्थल एक में थे, ध्यान दीजिएगा ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सारे स्थल जब एक में थे तो उसे कहा जाता था पेंजिया महाद्वीप। क्या कहा जाता था? पेंजिया महाद्वीप। ध्यान दीजिएगा। और यह पेंजिया महाद्वीप पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण जो है कि अपने स्थल में परिवर्तन लाता रहता है। तो यह पेंजिया महाद्वीप दो भागों में बंट गया है। एक भाग हुआ अंगारा लैंड और दूसरा भाग हुआ गोंडवाना लैंड। प्रश्न यहां से पूछता है कि भारत किस
जब पेंजिया महाद्वीप था तो भारत किस भाग में था? तो गोंडवाना लैंड में था। कहाँ पे था? गोंडवाना लैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। इतिहास के विषय में इतनी विस्तृत जानकारी आपको फिर यूट्यूब चैनल पे कहीं मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे दो भागों में बटा, यानी दो महाद्वीप बने, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में एक उथले हुए सागर का निर्माण हुआ जिसे टीथीज महासागर के नाम से जाना जाता है। और ये टीथीज महासागर जो था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो भी जल आते थे इस टीथीज महासागर में गिरते थे, और इस टीथीज महासागर में सारा मलबा, कचरा, मिट्टी, धूल परत दर परत दर परत दर परत जमते जमते जमता चला गया। और एक बार ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी का दबाव आमने सामने कार्य किया। देखिए, पृथ्वी का बल जब आमने सामने कार्य करता है तो बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। यानी पृथ्वी जब एक दूसरे के सामने ऐसे ऐसे दबाव बनाएगा तो जो मिट्टी परत दर परत जमा हुआ था पेंजिया में, वो उठते 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 बहुत बड़ा पर्वत बन गया, जिसे ये पर्वत जो था इसका नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट। यानी पेंजिया महाद्वीप जहां पे था आज वहां पे माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर अथवा 8,850 मीटर मापी जाती है। अगर विकल्प में आपसे पूछ दे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और ऑप्शन में 8,848 मीटर अथवा 8,850 मीटर दोनों दिया है तो 50 पे टिक करेंगे। अगर ये 50 नहीं दिया है तो ये ऑथेंटिक जो 8,848 मीटर सही है, क्योंकि पहाड़ की लंबाई क्या होती है? बढ़ रही है। ठीक, कभी कभी प्रश्न यहाँ पूछेगा किस देश में है? नेपाल देश में है। प्रश्न पूछ दे कि नेपाल में उसे क्या कहा जाता है? नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले टीथीज महासागर था। बाद में यह जो है, ये जो मतलब 7 महाद्वीपों में पृथ्वी का जब आंतरिक जो है खिंचाव होने लगा तो यह 2 महाद्वीप अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड आज 7 महाद्वीपों में विभाजित है। आते हैं तो इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ। तो हमको पृथ्वी का पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ भारत का इतिहास पढ़ना है। तो वही एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप में विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसे हम प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। प्रायद्वीपीय देश बच्चों किसे कहते हैं? एक होता है, देखिए द्वीप होता है, एक द्वीप कहलाता है, एक प्रायद्वीप कहलाता है और एक महाद्वीप कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ जानिए द्वीप क्या होता है। स्थल का वह छोटा से छोटा भाग जिसके चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे टापू देखें ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने टापू हैं। फिर प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत, देखिए भारत में पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो 3 तरफ जल से घिरा हुआ है कि नहीं है? तो ये एक प्रायद्वीपीय देश है। और महाद्वीप किसे कहेंगे? स्थल का वह बड़ा से बड़ा भाग जिसमें प्रायद्वीप भी हो, द्वीप भी हो और चारों तरफ से महासागर हो, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और कुल 7 महाद्वीप हैं। अब आते हैं बाबू इतिहास के बारे में जानते हैं, भारत के इतिहास के विषय में जानते हैं। तो इतिहास, वर्ल्ड के इतिहास के पिता को हेरोडोटस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतिहास को जब हम बांटते हैं तो हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बाबू बांटते हैं। एक आपका आ जाएगा कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास, एसेंट हिस्ट्री। दूसरा आपका आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास यानी मेडुअल हिस्ट्री, और चौथा आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। तो इन दोनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हमें शुरुआत करना है पहले किन से? प्राचीन इतिहास के विषय में।
तो जब हम इतिहास के विषय में शुरू करने जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो अगर हमसे कोई हमारा परिचय पूछेगा तो सबसे पहले नाम ही तो पूछेगा, फिर पिता का नाम पूछेगा, फिर खानदान का नाम पूछेगा। तो यहाँ से भी बाबू प्रश्न बनते हैं कि भारत का नामकरण किसने, कौन, कब कब, कहाँ कैसे रखा है। देखिए, भारत का पहला नाम जो था वो भारत रखा गया है, और यह रखा गया है भरत के नाम पर। और ये भरत कौन थे? दुष्यंत के पुत्र थे। दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नामकरण किया गया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत का नामकरण किसके नाम पे हुआ था। भरत एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे इस देश के, दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आर्यावर्त। आर्यावर्त पे आते हैं तो जब भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे वैदिक काल के नाम से जानेंगे, आगे हम पूरा आपको पढ़ाएंगे, तो उस वैदिक काल के लोगों ने इस देश का नाम यानी आर्यों ने रखा इसका आर्यावर्त, यानी यह नाम जो है आर्यों के द्वारा दिया गया है वैदिक काल के समय में। ठीक है बाबू। आगे जम्बूद्वीप नाम दिया गया है जैन धर्म के द्वारा। जैन धर्म के द्वारा इस देश का नाम रखा गया जम्बूद्वीप। और आगे बाबू मैंने यहाँ एक लिखा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम जो है अरब आक्रमणकारियों ने रखा है, यानी मुस्लिम इतिहासकारों ने इस देश का नाम हिंद महासागर के नाम पे हिंदुस्तान रखा है। तो ना हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सब फारसी नाम है, फारसी शब्द हैं। यह नाम रखा गया किसके द्वारा? मुस्लिम इतिहासकारों और मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा यहाँ का नाम हिंदुस्तान रखा गया। बाबू आगे देखते हैं, इंडिया का नाम था 16वीं शताब्दी में, यानी 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो यहाँ का नाम उन्होंने क्या रख दिया? इंडिया रख दिया। तो इस प्रकार से हमारे देश का नाम इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कभी कोई पंडित जी कथा सुनाते होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब कथा बांटते हैं कहते हैं ना जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, कहते हैं नहीं कहते हैं? कभी ध्यान से सुनिएगा, कथा उथा होता हो, कथा उथा सुना करिए। और उसमें पंडित जी जब कहते हैं कि आप जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते भारतवर्षे ऐसे करके करते हैं ना, जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, तो इस प्रकार से सभी नाम लिए जाते हैं। तो ये नामकरण हो गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कि हम भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत क्या है, यानी कैसे हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास को कैसे जाना जाए। प्राचीन इतिहास को जानने के माध्यम भी तो होने चाहिए, तो वो स्रोत मतलब माध्यम होता है। एक होता है धर्म ग्रंथों के माध्यम से। तो बाबू धर्म ग्रंथ क्या होते हैं? धर्म ग्रंथ जो है, धर्म ग्रंथ आप जानते होंगे कि विश्व में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। 4 वेद हैं। आगे मैं उत्तर वैदिक काल में एक एक वेदों के विषय में पूरी जानकारी देंगे, वहां से प्रश्न आते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, किस मंडल में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से स्रोत जानना है कि हमें इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी। यहाँ देखिए 4 वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और महापुराण लिखे गए हैं और उपनिषद लिखे गए हैं। महापुराणों में 18 महापुराण लिखे गए हैं। पहला पुराण जो था स्कंद पुराण था और अंतिम मत्स्य पुराण था। ठीक है, ऐसे उपनिषद भी लिखे गए हैं। और विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, तो इनके माध्यम से जो वेदों में लिखा गया, इनके माध्यम से भी प्राचीन जानकारी हमें कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, लिपि सबका ज्ञान होता है। दूसरा जो है ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से। तो ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है बाबू? ऐतिहासिक ग्रंथ उन्हें कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया। तो महाभारत और रामायण में जो चीज लिखा गया है, तो जब किसी काल या खंड में कोई चीज लिखा जाता है तो उस समय की सभ्यता, संस्कृति वो झलक के आती है। तो उस समय रामायण और महाभारत में जो चीज भी लिखा गया है उससे हमारे भारतीय इतिहास को जानकारी प्राप्त होता है। अब महाभारत से एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि महाभारत में प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा।
तीसरा आपका है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत विवरण से। तीसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत विवरण से। वृत्तांत मतलब हमारे देश में कुछ विदेशी यात्री आए थे और प्राचीन काल से ही भारत जो है पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला देश था। यहाँ लोग आके पढ़ते थे। आपको बता दें पूरे विश्व में जब एक भी कोई विद्यालय नहीं चलते थे तो भारत में विश्वविद्यालय चला करते थे, वो भी 400-400 500-500 कमरों का विश्वविद्यालय चला करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये और बात है कि बाद में उसको ध्वस्त करा दिया गया, हमारी सभ्यता हमारी कल्चर का नाश किया गया। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जब किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो हमारे देश में वेद लिखे गए थे। जब पूरे विश्व में लोग पढ़ने लिखने के लिए कोई विद्यालय नहीं हुआ करते थे तो भारत में विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तो बहुत सारे विदेशी मतलब जो विद्वान लोग थे ये भारत आते थे अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, खोज करने के लिए। और जब खोज करके वो अपने देश जाते थे और देश में जाके भारत के विषय में किताबें लिखे थे, उन किताबों का विवरण जो मिलता है उससे भी भारतीय इतिहास को जाना जाता है। कौन कौन सा? देखिए मैंने ये 3-4 कॉलम लिख दिया है। यानी एक यूनानी रोमन लेखक आए थे। एक पहला लेखक है यूनान के हेरोडोटस। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी उनसे पूछता है किस देश के थे, क्या लिखा था, क्या रचना थी, किसके शासनकाल में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है और इनकी रचना है हिस्टोरिका। ठीक है, यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। दूसरा जो यूनानी रोमन लेखक आए थे मेगास्थनीज आया था और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिका नामक रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था वो था सिकंदर का नाम सुने? सिकंदर महान के 2 सेनापति थे, एक सेल्यूकस निकेटर था और एक निर्याकस था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति था और निर्याकस जल सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर का युद्ध जब हुआ था यहाँ पे तो यहां से वो अपने राज्य जो जीता था वो सेल्यूकस निकेटर को देके और फिर वापस चला गया था। तो उसी का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। यह गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी और उससे भी भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन सी रचना किया था? इंडिका रचना किया था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तीसरा आया था टालमी। टालमी भी एक लेखक था यूनान का। उसने किताब लिखा था भारत का भूगोल। इस भारत के भूगोल से भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा आया था यूनान से पिलिनी। पिलिनी जो था उसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था। यह भारतीय पेड़ पौधों और वनस्पतियों पे लिखा हुआ सबसे बेहतरीन किताब था। तो इससे भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा आया था दूसरा मैंने लिखा है चीनी लेखक भी यहाँ पे आए थे। चीन जानते हैं ना? तो एक आया था, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, हेंगसांग और फाहियान। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और जब फाहियान आया था तो यहाँ पे वो 14 वर्ष तक यहाँ पे रहा था। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक रहा था। और फिर जब गया तो उसने अपनी रचनाएं की और उससे भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है हेंगसांग। हेंगसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। आपको हर्षवर्धन के बारे में भी आगे पढ़ाया जाएगा। हर्षवर्धन भारत का सबसे बड़ा दानी शासक था। वह हर 5 साल बाद गया वहां पे संगम में यानी प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराने वाला पहला व्यक्ति था और अपने 5 साल में पूरे जितने भी अपने राजस्व का खजाना आता था वो सारा दान कर देता था। हेंगसांग भी हर्षवर्धन के महामोक्ष परिषद में भाग लिया था और उसने बताया है कि हर्षवर्धन जो था वो बहुत दानी शासक था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अरबी लेखक अल बेरूनी आया था।
अल बरूनी के बारे में भी पूछा जाता है, किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। याद रखिएगा, महमूद गजनवी के साथ आने वाला कौन था? अल बरूनी था। कहाँ का था? अरबी लेखक था। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं प्रश्न। पूछता है कौन सी रचना किया था? किताब उल हिंद या तहकीके हिंद। अगर हिंदी में आपसे बताएं तो उसका नाम होगा भारत की खोज नामक पुस्तक की इसने क्या किया था? रचना किया था। और भारत की खोज में इसने वर्णन जो किया था राजपूताना समाज का, बहुत सुंदर वर्णन इसने किया था। राजपूताना समाज मतलब राजस्थान के एरिया में, पश्चिमी एरिया में जो राजा राज्य करते थे उन्हें राजपूताना समाज कहा जाता था, उसका वर्णन इसने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। उसके बारे में भी इससे प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त की जाती है। अन्य लेखक आए थे, तारानाथ थे, ये तिब्बती लेखक थे, तिब्बत के रहने वाले थे। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक रचना किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगला जो था वो मार्को पोलो था। ये 13वीं शताब्दी में आया था और इससे पांड्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो तीसरा हो गया। अब हम चौथा जानेंगे कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या होता है? ये तो इतिहास की जानकारी आप धर्म ग्रंथों के माध्यम से, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत विवरण से, ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी माध्यम है जिससे पूर्ण रूप से प्रमाणित साक्ष्य मिलता है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या होता है कि हमारी जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, यानी पहले प्राचीन काल के राजाओं महाराजाओं की जो सभ्यता कंप्लीट खत्म हो चुकी थी, इस मिट्टी में उनके बहुत सारे अवशेष दबे थे। अवशेष मतलब बर्तन हो गया, नाली हो गए, घर हो गए, उनके औजार हो गए, उनका हथियार हो गए, उनके रहन सहन, उनके कुआं हो गया, उनका उस समय की जितने भी संसाधन थे वो सब इस मिट्टी में दबे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ाया जाएगा, इसके बाद ही चैप्टर आएगा, मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो उन अवशेषों को मिल जाता है तो उन्हें एक वैज्ञानिक क्रिया होता है, रासायनिक क्रिया होता है। आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कार्बन 14 के माध्यम से यह पता लग जाता है कि यह अवशेष कितना हजार या कितना साल पुराना है। तो उससे नामकरण रखने में, यानी कि इतने साल से ये इतने साल तक सभ्यता थी, उसका नामकरण करने में कार्बन 14 बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने पर, यानी किसी अवशेषों का कितना पुराना है, इसका प्रमाण कैसे होता है? कार्बन 14 के माध्यम से होता है। यानी कार्बन 14 एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, मान लीजिए ये मार्कर हमारा 2000 साल पुराना हो, तो इसके माइक्रोन्यूट्रॉन यानी इसके जो तत्व होते हैं ना, वो बहुत, हड्डी फेंक दीजिए तो उसका टेस्ट हो जाए, पता चल जाएगा कितना हजार साल पुराना है, कार्बन 14 के माध्यम से। और उस समय के कुछ सिक्के मिले, कुछ अवशेष मिले, कुछ मिट्टी के बर्तन मिले, तो उससे अनुमान लगाया जाता था कि सभ्यता कितनी विकसित थी। और कार्बन 14 से यह अनुमान लगाया जाता है कि सभ्यता कब से कहां तक थी। ठीक है, तो आज मैं इतिहास का कुछ नहीं पढ़ाया हूं, सिर्फ इतना बताया हूं कि इतिहास के पिता कौन है, इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, सिर्फ मैंने इतना बताया है। और अगर मैं अगला चैप्टर इतिहास का लेके आऊंगा, हड़प्पा सभ्यता, भाग 2 में आप पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। और इसका अगर आप लेना चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न, बहुत ही प्राचीन इतिहास से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ से आपके जो भी प्रश्न बनते हैं, मैंने एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं है। अगर इतिहास से यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो आपका 1 नंबर भी गलत नहीं होगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम YouTube पे सर्च करते हैं कि इसका सब्सक्राइबर इस चैनल का मिलियन में है, KB में है, तो हम कहते हैं ये पढ़ाने वाला अच्छा होगा, इसके 120 हैं, 200 है, 400 है, 500 है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो
बात चैनल के सब्सक्राइबर से नहीं होती, बात पढ़ाने के तरीके से होती है और आपको समझने के तरीके से होती है। यानी मैं कोई बात समझा रहा हूं, आपको कितने समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइबर नहीं बहुत मायने रखता है, पढ़ाने वाला अच्छा हो, समझने वाले को समझ में आ जाए, वही एजुकेशन होता है। और अभी तो मेरा दोस्तों चैनल बहुत नया है, मैं चाहता हूं आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आगे मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आऊंगा कंपटीशन एग्जाम के कि वाकई में आपको लगेगा कि वाह वाह मजा आ गया। और जब तक पढ़ाई में आपको मजा ना आए तब तक पढ़ाई मतलब मजा बेकार है। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन और भी आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन और ऐड करने के लिए या फिर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा आप कमेंट जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।